जय हिंद साथियों, प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास के प्राचीन काल से प्रश्न है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गौड़बहो के रचयिता थे हरिशेन, आर्यभट्ट, वाकपति या फिर बाणभट्ट। तो गौड़बहो के रचयिता कौन थे? गौड़बहो के रचयिता थे वाकपति। वाकपति कौन थे? ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे और वाकपति ने गौड़बहो की रचना की है। ठीक, किसके दरबारी कवि थे? यशोवर्मन के दरबारी कवि थे और इन्होंने गौड़बहो की रचना की है। अगला, दूसरा क्वेश्चन, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघवर्ष को, कुमारपाल की सभा को, जयसिंह सिद्धराज की सभा को या फिर विद्याधर को? देखिए, जो ये हेमचंद थे विद्वान, ये कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। एक्चुअली ये प्रमुखता कब पाए? प्रमुखता ये पाए जयसिंह सिद्धराज के समय में। ठीक, जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता पाते हैं तथा उनके उत्तराधिकारी कुमारपाल के दरबार में उनके सलाहकार थे। कुमारपाल का अगर शासनकाल देखें तो कितना था? 1143 से 1172। 1172 जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता पाते हैं और कुमारपाल के राज दरबार में उनके उनके सलाहकार के रूप में रहते हैं कुमारपाल के दरबार में। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी कहाँ थी? तंजौर में, वनवासी में, कांची में या फिर बादामी में? जो कदम्ब राजा थे, कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? वनवासी में। तंजौर में किसकी राजधानी थी? तंजौर में चोलों की थी। इसकी तंजौर में चोलों की राजधानी थी। वनवासी में कदम्ब की हो गई। वनवासी में कदम्ब की हो गई। कांची में पल्लवों की राजधानी थी। किनकी? व्याख्या पर आप लोग ध्यान दें। व्याख्या से बहुत सारे आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कांची में पल्लवों की राजधानी थी और बादामी में किसकी थी? बादामी में चालुक्यों की राजधानी थी, चालुक्यों की। ठीक, अगला, और ये जो कदम्ब राजा, कदम्ब राजाओं की जो राजधानी, अच्छा, कदम्ब जो वंश था, कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? तो ये मयूर शर्मन था। मयूर शर्मन, कदम्ब वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था और इसकी राजधानी कहाँ थी? वनवासी। अगला, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग को, खारवेल को, गौतमीपुत्र सातकर्णी को या फिर समुद्रगुप्त को? तो किसे कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी कहता है कि उसने चातुर्वर्ण है, चातुर्वर्ण यानी वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वो कहता है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था की को स्थापित, चातुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका है हमने। मतलब वर्ण संकर क्या है कि सम्मिश्रण को, ये सभी जातियाँ एक में मिश्रित हो जाती हैं, उसको रोका है इसने, इसलिए इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। वर्ण संकर यानी सभी जातियों के सम्मिश्रण को, वर्ण व्यवस्था जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है उसको कह रहे हैं। तो वर्ण संकर को रोका है ये स्वयं कहता है, इसलिए इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला, पांचवा प्रश्न, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया?
कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, रुद्रदामन प्रथम। तो बिना बेगार का इसका जीर्णोद्धार कौन कराया था? तो ये क्या नाम इसका? रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार का इसका जीर्णोद्धार कराया था। देखिए, सुदर्शन झील से कई बार प्रश्न आते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ और इसमें एक नहर निकाली गई थी, ये भी बात आती है। देखते हैं, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक जो था उसने, यानी कि पुष्यगुप्त ने, पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त के आदेश पर पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। अशोक के समय में, अशोक के समय में तुषास्प, जो अशोक का राज्यपाल था, तुषास्प ने इसमें से एक नहर निकलवाई थी, तुषास्प। ठीक, जो रुद्रदामन प्रथम था, इसके समय में बारिश के कारण और समय के बीतने के कारण धीरे धीरे छत बिछत हो गया था, तो इसका पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण कराया था किसने? रुद्रदामन प्रथम के समय में, जो उसका प्रांतीय शासक था। कौन था उसका प्रांतीय शासक? सुविशाख। सुविशाख ने इसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण कहिए कराया था। तो एक और इसमें व्यक्ति शामिल होता है, जैसे इसमें स्कंदगुप्त है। जो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें वर्णन है कि इसने भी मरम्मत कराई थी 456 ईस्वी करीब। तो इसमें सौराष्ट्र का उसमें प्रांतीय शासक कौन था? सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक पर्णदत्त था। और पर्णदत्त के पुत्र, पर्णदत्त का पुत्र, हाँ, जो पर्णदत्त था, पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित ने इसका मरम्मत कराया था। ठीक, तो कौन कौन हो गया यहाँ से? 4 लोग जुड़े, ध्यान से आप लोग देख लेंगे एक बार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त ने, यानी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय शासक था जूनागढ़ गिरनार का, उसने इसका निर्माण कराया था। कौन? पुष्यगुप्त ने। अशोक के समय इसमें से नहर निकाली गई थी, तो वो कौन था? तुषास्प था। बिंदुसार इसमें नहीं शामिल है। रुद्रदामन के समय कौन था यहाँ पे? तो रुद्रदामन के समय यहाँ पे सुविशाख था, और इसने बिना बेगार लिए हुए, यानी बिना बेगार का मतलब ये कि राजा लोग जो मजदूरों से, मतलब बिना श्रम का मूल्य दिए हुए कार्य कराते थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। रुद्रदामन प्रथम का जो प्रांतीय शासक था सुविशाख ने, जब इसने जीर्णोद्धार कराया था तब। ठीक, और चौथा इसमें कौन एक शामिल होता है? पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित। ठीक, ये सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था। तो ये ध्यान देंगे इस सुदर्शन झील से जो कई क्वेश्चन बार बार बनते हैं घुमा फिरा के इधर उधर से, तो इसमें इतने ही लोग शामिल हैं। ये मरम्मत कराता है, मरम्मत शब्द आता है इसके लिए। ये जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण कराता है। ये इसमें से नहर निकलवाता है और इसका निर्माण करवाता है। ठीक, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहला साम्राज्य कब स्थापित कब किया गया और किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो जो पहला साम्राज्य की बात हो रही है, तो पहला साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, क्योंकि इसने ढेर सारे प्रदेशों को विजित किया था। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट इसे ही माना जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कह लीजिए इसके लिए, ऐतिहासिक सम्राट। ठीक, इसने भारत को एकबद्ध किया था, और कहा जाता है कि इसकी सीमाएं जो हैं ईरान तक लगती थी। 7वां क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है?
भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या पूछा है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 7 है, 8, 9 या 10। तो ये भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 बताई गई है। नवधा भक्ति नहीं कहते हैं आप लोग इसे, नवधा भक्ति। तो भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया। नवधा भक्ति में से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदना दास्य भाव सख्य भाव और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति का वर्णन है। अगला, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में या फिर अष्टाध्यायी में। तो स्तूप शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, और इसमें और ग्रंथों में मिलता है। इसे आप देख लीजिए, इसमें वाजस्नेयी संहिता में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है, पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है, और जगह इसका उल्लेख है। लेकिन सर्वप्रथम अगर बात आएगी तो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अगला, ऋग्वेद पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित वर्ग के नागरिक थे, लोहार वर्ग के नागरिक थे, स्वर्णकार वर्ग के नागरिक थे या फिर व्यापारी वर्ग के नागरिक थे? तो जो ऋग्वैदिक पणि थे वो व्यापारिक वर्ग के नागरिक थे। ये प्रसिद्ध हैं, ऋण देने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, ऋण देते थे और बहुत अधिक ब्याज लेते थे, इसलिए इन्हें इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वेकनाट। वे कह लीजिए, वेकनाट। वेकनाट का अर्थ होता है सूदखोर। ठीक, अगला 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाई स्थल नहीं है? कौन सा नहीं हड़प्पाई स्थल? चन्नूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, तेसरपुर। चन्नूदड़ो, कोटदीजी, ये दोनों तो पाकिस्तान में है। सोहगौरा, देसरपुर। देसरपुर कहाँ? देसरपुर गुजरात में है। ये तीनों हड़प्पाई स्थल हैं। जो सोहगौरा है ये हड़प्पाई स्थल नहीं है, ये गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से यहाँ से एक ताम्रपत्र मिला हुआ है, जिस पर ये ताम्रपत्र अभिलेख कह लीजिए इसे। एक ताम्रपत्र मिला है जिस पर यहाँ अन्नागार होने का साक्ष्य मिलता है। क्या? अन्नागार होने का साक्ष्य मिलता है। अभी सोहगौरा है कहाँ? ये राप्ती नदी के तट पर है, राप्ती नदी। ठीक, 11वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? सांस्कृतिक अवशेष पूछ रहा है। आमरी से, मेहरगढ़ से, कोटदीजी से या फिर कालीबंगा से। तो जो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? तो वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है वर्तमान में। यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं। सांस्कृतिक अवशेष कह लीजिए मानव विकास के दौरान जो भी उनकी कलात्मक और वैज्ञानिक चीज़ें थी, ऐसे ही अवशेष मिलते होंगे। उनके बर्तन मिले होंगे, उनके कुछ श्रृंगार साजो सामान के अवशेष मिले होंगे, यही है सांस्कृतिक अवशेष। अगला 12वां क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नलमाला की पहाड़ियों में या फिर नर्मदा घाटी में। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। भारत में मानव का साक्ष्य
अगर देखा जाए तो अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी क्षेत्र से खोजा था। एक नर्मदा घाटी क्षेत्र में एक हथनौरा नामक स्थान है। कहाँ पे? होशंगाबाद जिला है, होशंगाबाद। वहाँ से हथनौरा नामक स्थान से एक 30 वर्षीय, लगभग अनुमानतः 30 वर्षीय स्त्री की एक खोपड़ी मिली है। कहाँ से? हथनौरा से 30 वर्षीय स्त्री की एक खोपड़ी मिली है। इसे खोजा कौन था? अरुण सोनकिया ने। अभी अगर घटना पूछा जाए तो ये 5 सितंबर की घटना मान लीजिए, 5 सितंबर 1982 की घटना, 5 सितंबर 1982 की घटना है। 13वां क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के कुछ राजाओं के स्थान पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से राजा कहाँ कहाँ संबंधित थे? जैसे काशी कौन थे? काशी के अजातशत्रु थे। अजातशत्रु। कैकय कौन थे? कैकय के अश्वपति थे। आपका आंसर यही सही होगा। पंचाल के कौन थे? प्रवाहण जाबाली थे। प्रवाहण जाबाली। और विदेह के कौन थे? तो विदेह के प्रसिद्ध हैं जनक राजा। ठीक। अगला 14वां क्वेश्चन, अभिलेखी साक्ष्य से ज्ञात होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा कौन था? ये मगध का जो घनानंद के ऊपर की जो पीढ़ी है उसका ये राजा है नंद राजा। क्या कहते थे इसका नाम? महापद्मनंद के बारे में पूछा है कि एक नहर खोदी थी। तो नहर कहाँ खोदा था? नहर अंग में, बंगाल, कलिंग, मगध। एक कलिंग विजय किया था महापद्मनंद ने, वहीं पर एक नहर खुदवाया था और वहाँ से एक मूर्ति लाया था। किसकी? जिनसेन की एक प्रतिमा वहाँ से उठा लाया था और वहाँ पे एक नहर भी खुदवाया था। कहाँ पे? कलिंग में। ठीक। 15वां क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। तो वह स्तंभ पूछ रहा है जहाँ एक ही जगह अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन सा स्तंभ लेख है, लघु लेख है, क्या है? मासी का लघु स्तंभ लेख, रुमिंदाई का स्तंभ, रानी का स्तंभ, भाबरू स्तंभ। तो उसने कहाँ पे? भाबरू बैराट में अपने आप को मगधाधिराज शब्द अपने लिए उत्कीर्ण करवाया है। मगधाधिराज यानी कि मैं मगध का सम्राट हूँ। इसी में इसके लिए बताया जाता है, मतलब इसने बताया है कि हम, मतलब ये समझिए कि इसके लिए उल्लेख है कि ये बौद्ध धर्मावलंबी था। क्या था? बौद्ध धर्मावलंबी होने का प्रमाण इसी में मिलता है, भाबरू बैराट में ही है। ठीक है, हो गया। जितने क्वेश्चन है हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।